अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ आपके सामने इस चैप्टर की जो है वजाहत के लिए और इसके जितने भी तमाम जो है वो एलिमेंट्स हैं उन सारों को कवर अप करने के लिए, और जितनी भी आप जो है वो अपनी आरा हमें जो है वो दे रहे हैं अपने फीडबैक के ज़रिए से कमेंट्स के सूरत के अंदर, हम उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो गाहे बगाहे उनको पढ़ते रहते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपकी इन पैदा होने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा आसान हल जो है वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उतनी जल्दी जो है इसको निकाला जाए। तो आप हमें इसके साथ साथ और मज़ीद जो है वो अपना फ़ीडबैक जो है वो देते रहिए ताकि हम आपके जितने मसाइल हैं उनका हल जो है वो करते रहें। बढ़ते हैं आज के अगले जो है वो सबक नंबर 5 की जानिब, जिसका टाइटल जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अदीब की इज़्ज़त, और जिसके जो राइटर हैं वो हैं प्रेमचंद। सबक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात मुकम्मल तौर पर यह आगाह कर दूं इस राइटर के बारे में कि मुंशी प्रेमचंद वो शख्सियत हैं जो बर्रे सगीर के अंदर जिन्होंने अदब में एक अहम मकाम हासिल किया। ख़ास तौर पर अफसाना निगारी के अंदर इनकी जो तख्लीक़ात हैं और जो तसानीफ़ हैं वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। उसकी एक बुनियादी वजह भी हमारे सामने ये आती है कि मुंशी प्रेमचंद ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर उर्दू अदब के हवाले से और मुआशरे के अंदर जितने पैदा होने वाले मुआशरती जो मसाइल थे उनको इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है उजागर करने की कोशिश की है अपनी तहरीरों की सूरत के अंदर। यही वजह है कि उनके ये जो आज का ये जो अफसाना है हम जिसको आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पर आपके सामने, ये ज़्यादातर जो है इसका जो एक हिस्सा है ये लिया गया है आखिरी तोहफ़ा जो कि उनका एक अफसाना था, उसमें से जो है इसका एक कुछ हिस्सा जो है उसको यहाँ से लिया गया है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका जो असल नाम था वो था धनपत राय, और बर्रे सगीर के अंदर चूँकि अभी कमसनी की उम्र के अंदर ही थे कि इनकी वालदा जो है वो रज़ा इलाही से जो इंतकाल कर गई उस दौर के अंदर, और इनके वालिद मोहतरम ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। 13 बरस की उम्र के अंदर जो है इनकी जो है वो शादी हो गई, और उसके बाद इब्तदाई अपनी ज़िंदगी के अंदर ही ये शोबा दरस व तदरीस से मुंसलिक हो गए और गवर्नमेंट जो है मुलाजमत इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो हासिल कर ली। उसके बाद एक प्राइवेट जो है वो हैसियत से इन्होंने FA भी किया और BA भी किया, और वक्त के साथ साथ फिर इनकी जब तरक्की हुई इसी शोबा दरस व तदरीस के अंदर तो ये एक डिप्टी के तौर पर भी ओहदे के अंदर जो है वहाँ पर फाइज हुए, उस डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर भी। अब उसके बाद कहा यह जाता है कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ज़्यादा अच्छे और उम्दा अफसाने लिखे कि जिनको पढ़कर मुआशरे के अंदर एक अच्छा जो है वो सबक मिलता है, इखलाकी सबक जो है वो मिलता है, और जिन्होंने हमेशा एक मुआशरती इस्लाह के लिए अपने जो है वो अफसानों को लिखा है। और यही वजह है कि आज के दौर अंदर भी जो नौजवान नस्ल है उसको इन अफसानों को पढ़कर एक नया सबक जो है वो मिलता है। अदीब की इज़्ज़त भी उसी से एक है। हम आज से इसके ख़ुलासे की जानिब जो है वो बढ़ने से पहले इसके अल्फाज मानी को सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं ताकि आपके सामने सबक के अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनकी अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। तो आज के ये जो पहला लफ्ज़ है हम इसका आगाज़ करते हैं। हमारे आज के इस सबक के अंदर जो है पहला जो लफ्ज़ है वो पहले पैराग्राफ की लाइन नंबर जो है वो सेकंड जिसके अंदर है, जिस जो लफ्ज़ है हमारा वो है लिहाफ, जिसका मतलब है बिस्तर। आज के इस सबक में हमारा दूसरा जो लफ्ज़ है वो ये है कि महव हो गए, जिसका मतलब है खो गए। तीसरा लफ्ज़ हमारे इस जो सबक के अंदर आता है जी वो है नामवरी।
जिसका मतलब है शोहरत। चौथा लफ्ज़ हमारे पास एक कार गुमनामी का एक लफ्ज़ है, एक दूसरे पैराग्राफ की लास्ट जो लाइन है उसके अंदर है। जिसका मतलब है जी गुमनामी का गड़ा। पांचवा लफ्ज हमारे पास है कस्बे मुआश। इसका मतलब है रोजी कमाना। छठा लफ्ज हमारे पास है दुनिया व माफिया। दुनिया व माफिया जो है वो आमतौर पर अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ के तौर पर इसमें लिया जाता है, जिसमें माफिया को इख्तसार के साथ इसमें लिखा गया, जिसमें अलग अलग किया जाए तो मा फी हा। तो मा का मतलब होता है जो, फी का मतलब में, हा का मतलब जो इसके साथ है। लाइक तो दुनिया व माफिया का मतलब यहाँ है कि जो कुछ दुनिया में है। सातवां लफ्ज आज हमारे इस सबक के अंदर है फिक्रे सुखन। जिसका मतलब है तहकीकी काम की फिक्र। हमारे पास आठवां इसमें जो लफ्ज है वो कारनामा हयात है। जिसका मतलब है जिंदगी का कारनामा, क्योंकि हयात हम जिंदगी को कहते हैं। नौवां जो लफ्ज है वो हमारे पास है रफीका हयात। रफीका हयात से मुराद है जिंदगी के साथी, जिसका मतलब बीवी, वाइफ भी हम जिसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज है जी महवार। इसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ है महवार तनख्वाह, जिसका मतलब होता है महीने भर की तनख्वाह। ग्यारहवां लफ्ज हमारे पास सफ़ा नंबर 21 पे जो है यास का लफ्ज है, जिसको ये अलिफ या सीन जो है वो साकिन के तौर पर, जिसका मतलब है जी ना उम्मीदी। 12वां लफ्ज हमारे आज के इस सबक के अंदर सफ़ा नंबर 21 पे मदऊ किया। मदऊ किया का मतलब होता है जी दावत दी। सबक नंबर 13 हमारे पास जो लफ्ज है वो है खैर मकदम किया, जिसका मतलब है इस्तकबाल किया। चौदहवां हमारे पास इस यहाँ पे जो है जो लफ्ज है जी शराब हस्ती। शराब हस्ती यहाँ पर जो है वो लफ्ज है जिसका मतलब है जिंदगी का धोखा। पंद्रहवां हमारे पास आज के इस सबक में जो लफ्ज है वो जोरे तबाह।
जिसका मतलब है तबीयत का जोश। आज के सबक में लफ्ज़ नंबर जो 16 हमारे पास है वो है हजामत। और हजामत हम कहते हैं जिसका मतलब होता है दाढ़ी बनवाना। हजाम हम जो के कहते हैं जो कि हमारी बालों की जो है वो कटिंग करता है, या नाई को भी हम कहा जाता है। सो हजामत से मुराद जो काम हजाम से अंजाम देता है और उसको जो है वो हजामत कहा जाता है। हमारे पास जो अगला जो लफ्ज़ है यहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ। अभी हमने जो है वो 8 अल्फाज जो है वो इधर लिखे थे, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी, और हमने 8 इधर लिखे थे, दोनों 16 के बाद हम दोबारा जो है वो यहाँ पर लिख रहे हैं जी। लफ्ज़ नंबर जो है वो हमारे पास 17 यहाँ पर जो है मैं इसको लिखने लगा हूँ। लफ्ज़ नंबर हमारे पास जो है वो 17 ये है कि अचकन का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब एक शेरवानी की तरह का एक लिबास है। जिसको ज़ेबतन किया करते थे बरसगीर से पहले। ये जो अदबी लिहाज से जो लोग थे उनका एक ज़्यादातर जो है वो रिवायत थी उनके यहाँ ये पहनना, कि कहीं पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर कोई स्पेशल मीटिंग होती थी या इजलास होता था तो उसके अंदर ये पहन कर जाया करते थे, जिसका मतलब एक लंबा जो है वो कोट उसको कहा जाता है। हम उसको जो है वो अचकन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक लफ्ज़ है जी नादिम। जिसका मतलब है शर्मिंदा होना। उन्नीसवां लफ्ज़ हमारे पास आज के इस जो बुक है इसके अंदर हमारे पास शामिल है वो है बेगाना। जिसका मतलब है ला ताल्लुक होना। 20वां लफ्ज़ हमारे पास है पसोपेश। जिसका मतलब है हीला बहाना। हमारे पास अगला एक लफ्ज़ है फितरी मेलान। जिसका मतलब होता है फितरती या कुदरती रुझान। इक्कीसवां लफ्ज़ आज के हमारे इस जो है वो बुक के अंदर सफ़ा नंबर 22 पे है, जिसका मतलब है ज़ाफ़। एक ज़ाफ़ हमारे पास जो है वो लफ्ज़ है जिसका मतलब कमज़ोरी के हैं। सफ़ा नंबर जो है वो 22 पे 23वां जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है दामनगीर होना। इसका मतलब है दामन पकड़ना। लफ्ज़ नंबर 24 हमारे पास है सबील। जिसका मतलब है रास्ता। और जो 25वां लफ्ज़ है हमारी आज की इस जो है वो बुक के अंदर एक जो लास्ट सेकंड लास्ट जो है वो लाइन के अंदर है, जिसमें लफ्ज़ है जी मान। जिसका मतलब है अचानक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि इस जो चैप्टर चूँकि इसकी लेंथ जो ज़्यादा है, सो इस वजह से इसके अंदर जो है वो अल्फाज थोड़े ज़्यादा हैं। सो इस वजह से आपको कभी भी घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्फाज ज़्यादा भी हों तो आसानी से उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है। सबक को पढ़ने में या उसको समझने के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसीलिए बाज़ दफ़ा जो है वो अल्फाज उसमें 30 या 40 जो है वो हो जाया करते हैं उस सूरत हाल के अंदर। सफ़ा नंबर जो है वो 23 पे हमारे पास है जी एक लफ्ज़ गंवार उचक्के।
सो मैं इसको अलग अलग बयान कर देता हूं। गंवार का मतलब होता है जाहिल, और उचक्के जो लफ्ज होता है वो उठाई गिर हम उसको बोलते हैं, मतलब चीजों को उठाकर भागने वाले। अट्ठाईसवां जो है लफ्ज हमारे पास यहां पर है, जिसमें डेल डोल का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है 3rd लाइन में। जिसका मतलब है कदो कामत, या एक मतलब लंबाई भी इंसान की जो है उससे ये कहा जाता है वज़ा कता जो उस हवाले से। 29वां जो लफ्ज है वो है चेहरे मोहरे, जिसका मतलब है शक्ल सूरत। हमारी आज की इस बुक में जो 30वां लफ्ज है वो है फरबही, जिसका मतलब है मोटापा। इसके बाद 31वां जो है वो लफ्ज है यहां पर बैर, इसका मतलब है दुश्मन। हमारी आज के इस बुक में सबक नंबर जो है वो 5 में 23वां जो लफ्ज है वो ये है कि लॉच, लोच भी बोला जाता है, जिसका मतलब है नरमी। तैंतीसवां लफ्ज जो है वो यहां पर है बसाती का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है घरेलू चीजें रखने वाला। इसके बाद एक लफ्ज है 34वां, दिवाला निकल जाना, मतलब गरीब हो जाना। 35वां लफ्ज है जी बाछें खिल गईं, खुश हो गई। हमारा जो अगला लफ्ज है वो इसमें है मरऊब होना, जिसका मतलब है मुतासिर होना। इसके बाद हमारे पास एक लफ्ज है जी छाते, जिसका मतलब है छतरी, जिसको हम बारिश में जो है वो खासतौर पर या धूप में अक्सर औक़ात हम अपने ऊपर जो है वो रखते हैं। 38वां हमारे पास लफ्ज है आहिनी खुद, जिसका मतलब है लोहे की टोपी। 39वां हमारी आज की इस बुक में जो लफ्ज है जिसमें तकाजा, तकाजा करना, जिसका मतलब है मांगना। इसके बाद हमारे पास अगला लफ्ज है सफ़ा नंबर 25 के ऊपर पहली लाइन में मुस्तशना नहीं, लफ्ज नंबर 40वां,
जिसका मतलब है अलग नहीं। अगला लफ्ज हमारे पास है, एक लफ्ज है जी रतन, जिसका मतलब है हीरे। इकतालीस के बाद हम इस अगले सेक्शन पे आते हैं, जहां पर हम जो है वो लफ्ज नंबर जो है वो 42 का आपके सामने जो है वो मानी लिखेंगे। हमारे आज के इस सबक में जो लफ्ज नंबर 42 है वो हमारे पास है जी शरीनी, जिसका मतलब है मिठास। 43वां लफ्ज हमारे पास है जिद्दत, जिसका मतलब है नयापन। अगला लफ्ज हमारे पास है बेएतनाई, जिसका मतलब है गफलत। और 45वां हमारे पास लफ्ज है जौ भर ना समझना, जिसका मतलब है बिल्कुल बराबर समझना। छियालीसवां लफ्ज हमारे पास है मुंतहाए मकसूद, मुंतहाए मकसूद अक्सर का जो है अदब के अंदर खास तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मकसद है जी असल मकसद। मुंतहाए मकसूद असल मकसद। 47वां लफ्ज हमारी आज की जो है वो बुक के अंदर है हिजरो विसाल, जिसका मतलब है महबूब से मिलना और बिछड़ना। ये खास तौर पर हिजर विसाल का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादातर जो है वो शायरी के अंदर जो है वो अदीब लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 48वां लफ्ज़ है जी तपाक, जिसका मतलब है गर्मजोशी। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी सदमा, जिसका मतलब है दुख। और 50वें नंबर पे हमारे पास लफ्ज़ है आम फहम, जिसका मतलब है आसान। लफ्ज़ नंबर 51 हमारी इस बुक के जो सेकंड लास्ट जो पेज है उस पे है तजलील, जिसका मतलब है रुसवाई या जलालत के तौर पर भी इसका लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ नंबर 52 हमारे पास है हवस, जिसका मतलब है लालच। मुअक्किल एक लफ्ज़ यहां पर इस्तेमाल किया है, मुअक्किल, जिसका मतलब है वो शख्स जो किसी को अपना वकील करे। 54 पे हमारे पास एक लफ्ज़ है जी भाट। भाट का मतलब होता है
नसब बताने वाले, हसब नसब बताने वाले कि आबा व अजदाद के अंदर नस्ल दर नस्ल आपके वालिदैन और दादा परदादा कहाँ थे, क्या करते थे, क्या नाम था उनका। और अक्सर औक़ात जो है हमारे गाँव के अंदर ज़्यादातर जो है ये भाड़ यानी कि जिनको मिरासी का एक लफ्ज़ कहा जाता है, वो जो है सिलसिला नसब जो है वो लोगों का बताया करते हैं। लफ्ज़ नंबर 55 हमारे पास है जी मिरासी, जिसका मतलब है गाना बजाने वाले। ये 55 जो है वो अल्फाज हमारे पास यहाँ पर हैं कि जिनके मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपके सामने जो है वो लिखे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी मुकम्मल तौर पर जो है वो समझ भी आई होगी। आज के हमारे इस जो है वो सबक के अंदर जितने मुश्किल अल्फाज थे, उन सारे मुश्किल अल्फाज के मैंने मानी आपके सामने जो है वो लिखे। इसके बाद हम आज के इस सबक का जो है वो खुलासा, समरी, एक्सप्लेनेशन या वजाहत में आपके सामने जो है वो इसको बयान करने चाहूँगा। हमारे आज के इस सबक को जिसको मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो लिखा है, जिसका तारुफ मैंने इसके इब्तदा के अंदर आपके सामने बताया कि मुंशी प्रेमचंद का ताल्लुक़ एक जो है वो बरसगीर के गरीब घराने से था, और उस दौर के अंदर कम तालीम के साथ, चूँकि कमसनी के अंदर इनकी शादी हो गई थी, इस वजह से ये प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर लग गए थे, और बाद में तरक्की पाकर ये डिप्टी इंस्पेक्टर जो है वो तैनात हो गए। और इन्होंने अदब के अंदर जो है वो बहुत सारे अफसाने लिखे हैं, और बहुत सारे मशहूर इनके अफसाने जो हैं अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं इनके अंदर उर्दू अदब के अंदर ख़ास तौर पर जो है वो पढ़े जाते हैं। जिनमें से आखिरी तोहफ़ा एक मशहूर जो है वो अफसाना है, जिसका एक टॉपिक जो है अदीब की इज़्ज़त, उसको यहाँ पर जो है वो लिया गया, और उसमें से कुछ अल्फाज को यहाँ पर उसमें से जो है वो शामिल किया गया है। हम अदीब की इज़्ज़त का खुलासा यहाँ पर आपके सामने जो है वो बयान करना चाहेंगे, क्योंकि अदीब की इज़्ज़त एक सबक आमूज़ जो है वो चैप्टर है, एक सबक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ये बताने की कोशिश की गई है कि मौजूदा दौर के अंदर भी या कोई भी ऐसा दौर रहा हो, हर दौर में मुआशरे के अंदर जो अदीब लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और कदर से नहीं देखा जाता, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर भी ये कहा जाता है कि मुआशरे के अंदर सिर्फ वही शख्स इज़्ज़त, एहतराम और तकरीम के काबिल है जिसके पास पैसे की फरावानी है, या जो बहुत ज़्यादा जो है वो दौलतमंद है। हाँ, मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ पर अदबी लिहाज से लोगों की ज़रूरत पड़ती है या शोराए कराम की ज़रूरत पड़ती है, उस लिहाज से जो अदब के हामिल जो लोग होते हैं इनको मदऊ किया जाता है, इनको दावत दी जाती है। सो ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने यहाँ पर बताई है। बहुत सारे मौर्रखीन जो है मुंशी प्रेमचंद के हवाले से इस बात का तज़किरा भी करते हैं कि ये जो नावल अफसाना जो है वो लिखा गया है, इस अफसाने के अंदर आखिरी तोहफ़े के अंदर ख़ास तौर पर जो अदीब की इज़्ज़त का तज़किरा आया है, ये सिर्फ इस नुक्ता नज़र के तहत भी आया है कि शायद इसमें बहुत सारे जो है वो ज़ाती मामलात इनके मुंशी प्रेमचंद के जो है वो इसके अंदर जो है वो छुपे हुए हैं। शायद उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से ही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी का जो जज्बाती इजहार है उसको तहरीर सूरत के अंदर जो है वो कलम बंद कर दिया, जिसको आज हम जो है वो नौजवान नस्ल के जो है वो सामने रख रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हमें अहले इल्म अहबाब की हमेशा जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए और हमेशा जो है उनको कदर की निगाह से देखना चाहिए, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि अहले इल्म अहबाब के को हमें जो है वो कदर की निगाह से हमेशा जो है वो देखते रहना चाहिए और उनकी हमेशा जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि उन्होंने एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया कमर के नाम से, और कमर वो शख्सियत थे जो कि माली लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो गरीब थे, और शादी के बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो माली और मुआशी हवाले से इतनी ज़्यादा जो है वो तब्दीली नहीं आ सकी थी। यही वजह है कि जब इस अफसाने का जो है वो तज़किरा इस किताब के अंदर जो है वो किया जाता है तो सूरत हाल इस लिहाज से बताई जाती है कि जो कमर साहब हैं, जो कि अपने ज़हनी ख़यालात के मुताबिक उस सदी की एक बहुत ही ज़्यादा अहम जो है वो तसनीफ़ को लिखने जा रहे थे, और जिसकी बदौलत वो ये समझते थे कि उनकी ये तसनीफ़, उनकी ये लिखी गई जो किताब है जिसको वो लिख रहे हैं, मुआशरे के अंदर अदबी लिहाज से एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा करेगी, और इस किताब की बदौलत उनकी जो है वो शोहरत आसमानों से बातें करने लग जाएगी। सो इसी बुनियाद पर वो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर होते हैं और जितनी भी गुर्बत होती है उसको वो बर्दाश्त करते हैं, और हत्ता कि सख्त सर्दी के अंदर मैले कुचैले लिहाफ और बिस्तर के अंदर जब उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा होती हैं वो सो रही होती हैं, तो उस ऐसी सूरत हाल के अंदर वो 20वीं दफ़ा
जो उबाली हुई जो है वो चाय है, जिसमें ना तो चीनी होती है और ना ही दूध होता है, उसको जो है वो पीते हैं। और जब उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, जो आधे घंटे के बाद दोबारा जो है वो बिस्तर से बाहर आती हैं, तो उस दौरानिए के अंदर वो उनसे पूछती हैं कि आपने चाय पी ली थी? तो वो फरमाते हैं कि जी मैंने चाय पी ली है। तो फिर वो ये पूछती हैं कि आपने चीनी और पत्ती तो थी नहीं, तो फिर आपने इस चाय को कैसे पी लिया? तो उन्होंने कहा कि ये चीनी और पत्ती का दूध का जो है वो इस्तेमाल है, ये तो रईसों ने बरसगीर के अंदर जो है वो मुतारिफ़ करवाया है, अदरवाइज़ मुझे इतना ज़्यादा जो है वो इसका शौक़ नहीं है कि दूध और चीनी का जो है वो मैं चाय के अंदर जो है उसको इस्तेमाल करूं। लेकिन हकीकत दरअसल बेसिकली ये है कि अशिया की फरावानी ना होने के बायस और गुर्बत के आलम के बायस वो चीनी और दूध का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके बाद जो आगे दोनों मियाँ और बीवी का जो है तज़किरा होता है, इस हवाले से इसमें कहानी ये बयान की गई है कि कमर साहब को अपने ही इलाके के अंदर एक रईस जो कि बहुत ज़्यादा दौलतमंद होते हैं, वो उनको एक शाम जो है वो खाने की जो है वो दावत देते हैं वहाँ पर। और इस सिचुएशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा खुशी से तमतमा रहे होते हैं। हालांकि उनकी वाइफ जो है उनको इस बात से एक नसीहत कर रही होती हैं कि आपका ताल्लुक़ चूँकि अदबी लिहाज से है, इस वजह से आपको ऐसी महफिलों में जाने से गुरेज़ करना चाहिए, और आपको ये चाहिए था कि आप जो राजा साहब जो कि दौलतमंद थे उनके यहाँ जो है वो माजरत कर लेते और जाने से इनकार कर देते। लेकिन कमर साहब चूँकि बहुत ज़्यादा इस बात पर जो है वो पुरजोश होते हैं कि उन्हें हर सूरत में जाना चाहिए, शायद इस वजह से उनके जहन के अंदर एक खलिश जो है वो चल रही होती है। ये एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही होती है कि राजा साहब जो है उनका बहुत ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त करते हैं उनके इल्म की वजह से और उनके अदबी लिहाज से जो है वो मकबूलियत की वजह से। लिहाजा इस बात पर वो सुबह ही अपनी जो है वो तैयारी शुरू करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर वो एक फटी पुरानी जो है वो अचकन को भी लेते हैं, मेले कुचले जो है वो जूते भी है वो उनको भी इस्तेमाल करते हैं, और सर पे जो है वो टोपी उसका भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तीनों चीज़ें अपनी जो है वो एक अच्छी हालत के अंदर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुबह से शाम तक जो है वो तैयारी करते हैं, अपनी हजामत बनाते हैं। और हजामत बनाने के बाद पहल वो जो अपनी मार्केट के अंदर जिन लोगों को उन्होंने जो है वो उधार देना होता था, उनसे वो कतराते थे, तो उस दिन जो है वो शाम को जाने से पहले वो उनके सामने अपनी जो है वो छड़ी के साथ बार बार जो है वो एक बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। फिर दूसरा चक्कर लगाते हैं, फिर भी कोई मुतवज्जो नहीं होता। तो तीसरी बार चक्कर लगाते हुए वो खुद ही एक हाफिज़ साहब जो कि बसाती का काम करते होते हैं, घरेलू अशिया की चीज़ों को सेल करते होते हैं, और जिनका कमर साहब ने जो है वो उधार भी देना होता है, सो उनके पास खुद ही चले जाते हैं। और उनको जाकर जब राजा साहब के बारे में बताते हैं कि उनको उन्होंने दावत दी है, तो उस बुनियाद पर ना सिर्फ वो उनको एक अच्छे तरीके से मिलता है, बल्कि उनको जो है वो पान भी जो है वो देता है, जिसको वो खाते भी हैं, और साथ में ये कहते हैं कि आपकी जो इज़्ज़त है वो हमारे बस में कहाँ है, ये इज़्ज़त तो आपको जो है वो राजा साहब ही दे सकते हैं। इसके बाद वो खुद ही कपड़े वाले की दुकान के पास भी जाते हैं और उनसे भी इस बात का जो है वो तज़किरा करते हैं, जिसके जवाब में वो यही कहते हैं कि हाँ, हमारा एक पैगाम दे दीजिएगा कि उन्हें कहिएगा कि हमें हमारा जो है वो कुछ उधार उनके पास है, तो अगर हो सके तो उसको जो है वो हमारे यहाँ लौटा दीजिएगा। 2-2 साल का अर्सा कहाँ कोई रखता है नफ़ा हासिल करने के लिए। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब शाम का वक्त होता है तो चिराग जलने लग जाते हैं, और चिराग जलते हुए जब वो राजा साहब के जो है वो दरबार पर मेन जो है वो गेट पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो खड़े हुए दरबान होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी नज़रों के अंदर जो है उनको देखते हैं, उनके लिबास की वजह से भी, और उनसे वो कार्ड का तकाजा करते हैं कि क्या आपके पास कोई दावती कार्ड है या नहीं। तो जिसके जवाब में कमर साहब जो कि अदब से इनका ताल्लुक़ होता है, इस वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं और वो ये बात कहते हैं कि अगर बाकी लोग भी अगर कार्ड दिखाकर जो है वो अंदर जा रहे हैं तो हम भी कार्ड दिखाएंगे, वरना हम कार्ड नहीं दिखाएंगे और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। राजा साहब से कह दीजिएगा कि कमर साहब आए थे। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो उस गुस्ताखी को मुआफ़ करने के लिए जो है वो इजाज़त तलब करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि नहीं नहीं हजूर, आप अंदर आइए, और इनकी शान के अंदर जो है वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला देते हैं। अब इसी फ़ख्र गरूर के साथ जब वो राजा साहब के घर के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं, सो वहाँ पर जो है उनकी राजा साहब से मुलाकात होती है, और राजा साहब उनको जो है वो अपने घर के अंदर वेलकम कहते हैं, और उनकी एक फ़ॉरनर के साथ जो है वो अपनी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर जो है वो अंग्रेज़ी लिबास जो है वो पहना होता है। वहाँ पर उनके साथ गुफ्तगू के अंदर राजा साहब जो है उनको बताते हैं कि ये भी उर्दू अदब के अंदर जो है वो इनका एक नाम है। सो इस वजह से तब वो 3 शख्सियात का तज़किरा वहाँ पर जो है वो करते हैं कि क्या आपने बायरन और जो है वो शैले जैसी अजीम शख्सियात, जिन्होंने इंग्लिश के अंदर एक बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी अदब के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, सो क्या आपने कभी उनको भी पढ़ा है? तो जिसके जवाब में कमर साहब जो है वो एक जवाब देते हैं कि हाँ, कभी कभार जो है हमने उनको एक जो है वो तज़किरा ज़रूर किया और पढ़ा है। तो इसके जवाब में वो जो अंग्रेज़ी जो शख्स होता है, अंग्रेज़ी
अंग्रेजी तर्ज अमल अख्तियार करने वाला, या अंग्रेजी नुक्ता नज़र को सामने रखने वाला, या अंग्रेजी लिबास जो पहना हुआ है जिसने, वो ये कहता है कि आप लोगों की शायरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना कि अंग्रेज़ लोगों की जो है वो शायरी और उनकी सोच, और जितनी एक तख़य्युल के साथ उन्होंने जिस अंदाज से जो है वो इजहार किया हुआ है अपना एक अदबी लिहाज से। तो इसकी बुनियाद पर कमर साहब भी उनको जवाब देते हैं कि उर्दू अदब भी किसी से कम नहीं है, हमने बहुत सारा जो है वो उर्दू अदब के अंदर मकाम और तरक्की हासिल की है, सो हम भी किसी एक जो पॉइंट के हवाले से भी उनसे जो है वो नीचे नहीं है, या किसी भी हवाले से उनसे जो है वो कमतर नहीं है, जिसकी बुनियाद पर दोनों के दरमियान बाहमी तौर पर एक चपकलिश जो है वो पैदा हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर राजा साहब जो है वो कमर साहब को जो है वो चुप करवाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद बुनियादी तौर पर आगे दूसरे जितने जो है वो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। सो तब जाकर इनको ये पता चलता है कमर साहब को कि ये जो महफिल है ये बेसिकली एक एजाज़ी जो है वो जिन्होंने डिग्री हासिल की थी एक डॉक्टरेट की, सो उसकी बुनियाद पर उनकी शान में जो है वो ये ऑर्गेनाइज़ की गई है, इसका इंतज़ाम किया गया है। और इसके जवाब में जब कमर साहब जो है उनसे पूछा जाता है कि आपने इनकी शान में कोई नज़म लिखी है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो नज़म कोई ऐसी नहीं लिखी है। फिर उन्हें ये कहा जाता है कि आप अभी जो है वो कोई ना कोई एक नज़म जो है वो इनकी शान में लिखने के लिए अभी तैयार कर लीजिए ज़हनी तौर पर, या किसी की भी पढ़ दीजिए, किसी को यहाँ क्या पता कि आप किसकी नज़म जो है वो उसको पढ़ रहे हैं। तो जिसके जवाब में कमर साहब ये कहते हैं कि मैं मिरासी या भाट नहीं हूँ कि जो किसी की तारीफ़ जो है इस हवाले से बयान करूँ, या हस्ब नसब और गाना बजाने वाला नहीं हूँ, मेरा एक ताल्लुक़ जो है वो अदब से है। और इसकी बुनियाद पर उन्हें जो है वो अपनी ज़ात का, अपनी इज़्ज़त का जो है वो ख़ुद आइडिया हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ से नाराज़गी के आलम के अंदर वो अपने घर वापस चले आते हैं। और घर जब वापस पहुँचते हैं तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो है वो एक तंज़िया अंदाज़ के अंदर उनसे इस हवाले से डिस्कस करती हैं कि कैसे इतनी जल्दी आप चले आए, वहाँ सब कुछ जो है वो ठीक ठाक तो था। तो तब जाकर उन्हें कमर साहब को इस बात का एहसास होता है कि अदीब की जो इज़्ज़त है वो उसके अपने घर के अंदर ही है। फिर वो खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी बड़े मसले के अंदर या बहुत कहीं बड़ी जगह पर जो है वो अपनी इज़्ज़त जो है उसको ख़त्म करवाने से जो है वो बच गया हूँ। इस वजह से वो अपने घर के अंदर इस बात को समझ कर बैठ जाते हैं कि अदीब का जो घर है वही उसकी एक शान है, वही उसकी इज़्ज़त है, वही उसका एहतराम है, और उसे चाहिए कि अपने घर के अंदर रहते हुए जो अपना वो काम कर रहा है उसी काम पर जो है मुसलसल मसरूफ़ अमल रहे, यही उसकी ज़िंदगी है। और इसी तरीके से वो तमाम जितने भी मुआशरती जो लोग हैं उनको जो है वो अपनी रोशनी जो है अपने कलम के ज़रिए से फैलाता रहे। सो इस वजह से यहाँ पर एक सबक दिया जाता है कि अदीब का ताल्लुक जो कि अदब से होता है। सो अदब का ताल्लुक एक ऐसा है जो कि मुआशरे के अंदर इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं किया जा सकता, ये जिसको इतना ज़्यादा मिलाया नहीं जा सकता है। आम जो लोग हैं उनका ताल्लुक अदब से बहुत दूर तक जो है वास्ता नहीं होता। सो इस वजह से ये एक हल्का होता है जो कि अदब के अंदर रहता है, और यही एक दूसरे से लोग जो है वो अहबाब से मिलते जुलते रहते हैं। सो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो कलम उठाने वाले और कलम की ताकत से जो है वो लिखने वाले जो लोग होते हैं, भले वो अफसाना निगार हों, भले वो नावल निगार हों, भले वो दास्तान जो उसको लिखने वाले लोग हों, या शोराए कराम भी हों, तो उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़ात तक और अपने घर की जो है वो हद तक जो है वो महदूद हो जाती है, और उन्हें वहीं पर रहते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों की बुनियाद पर मुआशरे के अंदर जो है वो अपने इल्म और अपने फ़न से उनको रोशनास करवाना चाहिए। उम्मीद है कि आज के इस जो है वो सबक का खुलासा आपको जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।